मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, सियासत को मौका दीजिए और भी न जाने क्या क्या बोलने लगेंगे इसे, पर यह होता है एक खास डॉक्यूमेंट जो बताता है कि सरकार में आने पर कौन आपके लिए क्या क्या करेगा। अब एथिकली होना तो यह चाहिए कि समय से काफी पहले वादों की यह लिस्ट जनता तक पहुंच जाए ताकि जनता कंपेयर कर यह डिसाइड कर ले कि उसके मन का काम करने की इच्छा किसने जताई है। पर 2023 में और कुछ सालों से भी नसीब में आते हैं भाषण, और जब चुनाव काल गले तक आ जाता है तो राजनीतिक दल रस्म निभाते हुए मानो एहसान सा कर रहे हो कि तर्ज पर एक दिन घोषणा पत्र जारी कर देते हैं। अगर वादों पर चुनाव न लड़ सियासत के भरोसे ही जंग में उतरना है तो क्या मैनिफेस्टो की अहमियत कम नहीं हो जाती? आज प्रश्नकाल में यही सवाल। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रदीप चतुर्वेदी जी, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुरेश गर्ग जी, और जितेंद्र यादव राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत सुरेश गर्ग जी आपसे करना चाहता हूं। 2014 के चुनावों में भी तमाम राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टो घोषित कर दिया, लेकिन बीजेपी ने नहीं किया था। लोकसभा चुनावों में बहुत जब मतदान का समय नजदीक आया तब किया। तब से क्या आपकी ये टेंडेंसी बन गई है कि मोदी ही मैनिफेस्टो है, इसलिए छोड़िए मैनिफेस्टो तो जब आएगा तब आएगा, जरूरत भी नहीं है उसकी? देखिए स्वप्निल जी, मैनिफेस्टो की जगह हमने उसका नाम दिया संकल्प पत्र। ठीक है। हम निश्चित रूप से संकल्प पत्र जारी करते हैं। 2014 में भी जारी किया, 2019 में भी किया, 18 में भी किया, जब भी चुनाव आए निश्चित रूप से। लेकिन हमारा जो संकल्प पत्र होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है कि जो हमने घोषणा पत्र या संकल्प में पत्र में जो लिखा है वो वादे हम जरूर पूरा करते हैं। नहीं ठीक हम है। लेकिन आप जनता को मौका कहां दे रहे हैं उस पर ज्यादा सोच विचार के लिए? जनता तो हमें मौका, जनता के सामने हम संकल्प पत्र लेके आए और जनता ने हमें वोट दिए। आज हम 2014 में भी जीत गए, 2014 में आप जीत कर आए, 2023 में भी जीत गए, 2014 में आप जीत कर आए और उसका कारण आप सभी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं। 2019 में भी आप नरेंद्र मोदी के ही कारण जीत कर आए हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं फिर घोषणा पत्र का क्या जरूरत है कि नहीं है? नहीं, घोषणा पत्र की जरूरत है, संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं ना। तो भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी, समय पे जारी करेगी। अभी देखिए आपका संकल्प पत्र कौन बना रहा है? आपका संकल्प पत्र अर्जुन मेघवाल जी उसके संकल्प जो प्रचार में घूम रहे हैं। अर्जुन नाम मेघवाल जी संकल्प पत्र के प्रमुख है, वो बना रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी बना कौन रहा है? कमेटी तो सुषुप्तावस्था में बैठी है। कहाँ बैठी हुई है? कहाँ, किसने कहा बैठी हुई है? कमेटी के अंदर हमारे 20 लोग हैं, 20 में से सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हमने अभी आकांक्षा रथ चालू किए थे, उससे हम लोगों से, जनता से राय मांग रहे हैं। वो जनता से जो राय है वो संकल्प पत्र के अंदर हम शामिल करेंगे। कितना पहले मतदान के कितना पहले घोषणा पत्र आ जाना चाहिए आपके हिसाब से? निश्चित रूप से मतदान से समय से पहले आपका, हमारा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आ जाएगा। अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, 6 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद में जल्दी से जल्दी संकल्प पत्र आ जाएगा। संकल्प पत्र में जो हम मेंशन करेंगे वो वादे जनता के निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ये हम कमिटमेंट पर नहीं जा रहा हूं, गारंटी देते हैं। जो हम उसमें जो भी लिखेंगे वो हमारी गारंटी होगी। मैं आपसे, देखिए, मैं आपकी मंशा पर नहीं जा रहा हूं कि आप अपना संकल्प पत्र पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। मैं इस सवाल पर आपके साथ हूं कि अगर आप 23 तारीख को, 22 तारीख को या 21 तारीख को करते हैं तो लोगों को उसको पढ़ के समझने का टाइम कहां मिलेगा? आप तो 23 को करेंगे, 22 को करेंगे, नहीं 21 को करेंगे, जल्दी से जल्दी कर देंगे। चलिए 6 तारीख के बाद में जल्दी से जल्दी हम कर देंगे, देख लेंगे। मैं प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी देखिए, गारंटी बता दी आपने, ठीक है। अगर वो घोषणा पत्र के साथ आई होती तो बात अलग होती। इसका मतलब है कि जो दिल में आया आपने बोल दिया कि हम ये करेंगे, जैसा कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ओपीएस आपके कहीं घोषणा पत्र में नहीं था, आप ला दिए। बीमा आपके घोषणा पत्र में नहीं था, आप ला दिए। जो घोषणा पत्र में था वो आपने किया नहीं। अब आप जो मैनिफेस्टो लाएंगे, क्या वो कैटेगरी बनाने में लेट हो रहा है कि एक ये वादों की कैटेगरी और एक ये गारंटी की कैटेगरी? कहां लेट हो रहा है? स्वप्निल जी, आपने भी कहा कि हमने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसकी अपनी योजना, अपना सोच और अपना कमिटमेंट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और चौथी बार की वो बात कर रहे हैं। सवाल यही है कि वो जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना शासन चलाते हैं वो एक बड़ा उल्लेखनीय माम है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर मोदी ने किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को उसने राजनीतिक रूप से अगर पहचान की है और उसका सम्मान किया है, वो अशोक गहलोत है। वो कहते हैं मुझसे वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में बहुत
संचित हैं और उनका बहुत दायरा बहुत लेकिन बड़ा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी कैसी? पर सुनिए, पूरी कांग्रेस में वो अशोक गहलोत की तारीफ करते हैं और उनको वरिष्ठ मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे शासन में हर साल अपने कार्य की समीक्षा करते हुए जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था ना पिछले चुनाव में, जिसमें चुनाव लड़े थे, वो घोषणा पत्र उन्होंने मुख्य सचिव को सौंप कर कहा था कि वो उस पर काम करें और ये हमारी प्राथमिकता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वप्निल जी, सवाल फटा अशोक गहलोत जी के बारे में आपसे बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने हर साल अपने कार्य की समीक्षा की और जो भी उपलब्धियां हुई उन्होंने जाकर के समीक्षा कार्यों में लोगों चर्चा की। आपने 7 गारंटियों में कहा कि हम लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे जी, ये तो आपके घोषणा पत्र में था ना, कब से रुका हुआ है? आपने कहा कि हम किसान कर्ज माफी करेंगे, 10 दिन लगे आपको क्राइटेरिया बनाने में कि हम इस क्राइटेरिया में कर्ज मैं माफी आपसे कहना करेंगे। चाहता हूं स्वामी जी, अशोक गहलोत जी ने बहुत दूरदर्शिता के साथ इस प्रदेश वासियों से एक सुझाव मांगने का कार्यक्रम चलाया था, आपको याद होगा। और आप ताज्जुब करेंगे कि 3.5 करोड़ सुझाव उनके उस माध्यम से आए हैं और ये जो 7 गारंटियां हैं ये उसी का निचोड़ है जो उनके पास फीडबैक आया और उन्होंने जिस तरीके से उसको समझ करते हुए स्थापित किया। 2018 में आपने कहा कि बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट की जरूरत है जी। 2018 में आपने उसको अपने घोषणा पत्र में लिखा जी, लिखा। अब आप 2023 के घोषणा पत्र से पहले 7 गारंटियों में इसको शामिल कर रहे हैं, जो कि आप बता रहे हैं कि वो 2030 के विजन से जुड़ा हुआ है। तो ये एक डिले नहीं है? स्वप्निल जी, ना आप बात समझने की कोशिश कीजिए। जिस प्राथमिकताओं के आधार पर, जिस ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर वो बांटे जाने थे, उसकी जो विचारधारा थी उसमें जो फीडबैक आया वो अलग आया। उन्होंने प्राथमिकता, अब जो नया संविधान आया जिसमें 3.5 करोड़ सुझाव पब्लिक ने दिए, प्रदेशवासियों ने दिए, उसकी प्राथमिकता और उसके आकलन की व्यवस्था को उसको चेंज किया गया। क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्राथमिकताएं बदलती है समय के अनुसार और प्रदेश की स्थिति के अनुसार। 2 साल पहले कोरोना का मामला था तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहली प्राथमिकता कोरोना से लड़ने की थी। ठीक है, उन्होंने सम्मन किया और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश देश में हर किसी मुख्यमंत्री तारीफ की तो अशोक गहलोत थे। अब यह समझिए आप, अच्छा, प्राथमिकताएं समय अनुसार बदलती हैं और समय अनुसार बदलने के बाद मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में गए, उन्होंने वहां विधायकों की नहीं बदली। सुनिए, नहीं 2018 में स्वप्निल जी, राजनीतिक रूप से अशोक गहलोत से समृद्ध व्यक्ति कोई नहीं है और उन्होंने चुनाव में टिकट आवंटन से पहले, जब चुनाव डिक्लेयर हो गए, उसके चुनाव आवंटन से पहले वो जिले जिले में गए और उन्होंने कहा कि जो वर्तमान विधायक है उसकी क्या स्थिति है, आपकी कितनी सेवा की है, कितने कमिटमेंट किए हैं। उन्होंने हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जाके एक फीडबैक लिया और उसके आधार पर उन्होंने अपने फैसला किया कि कौन लोग अगर पब्लिक अगर आपको थे, मिल चुके थे, था। आपको सारी चीजें अगर थाली में परोस कर दी गई थी तो आपका घोषणा पत्र तो आ जाना चाहिए था। आप अभी भी जूझ रहे हैं विचारों से। नहीं, जूझ नहीं रहे जी, ये आपका आकलन है। मेरा आपसे कहना है कि हमने 3.5 सुझावों से छांट कर जो भी प्राथमिकता है उसका घोषणा पत्र तैयार है। पहले हम चुनावों का मामला तय हो जाए, कैंडिडेट तय हो जाए, वो होता नहीं होता नहीं रहेगा, ऐसे नहीं होता है। राजनीति आप कहने से नहीं होगी सर, आपकी को करने ना। स्वप्निल जी, राजनीतिक पार्टी अपना कार्यक्रम अपने हिसाब से करती है, बिल्कुल। और हम कहते हैं कि जब नामांकन वापस लेने की स्थिति होगी उसके बाद हम इसमें बात करेंगे, उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, मैं समझता हूं नामांकन वापस लेने के बाद चूंकि प्रत्याशी निर्धारित हो जाएंगे, उसके 3 या 4 दिन में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। आपके पास जी जितेंद्र यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र जी, होता क्या है ना, देखिए, लोग जानते हैं कांग्रेस क्या है और लोग जानते हैं बीजेपी क्या है। वो अपना मन बना, हो सकता है मन बना भी चुके हो कि हमें कांग्रेस के साथ जाना है या बीजेपी के साथ जाना है। उनका मन बदल सकता है किसी एक चीज से, तो वो है मैनिफेस्टो, जिस पर सोचने के लिए ज्यादा टाइम लोगों को मिल नहीं पाएगा। तो क्या मैनिफेस्टो की वैल्यू नहीं है? क्या मैनिफेस्टो के बेसिस पर चुनाव लड़ा भी जा रहा है? देखिए सर, ये जो शब्द है ना टर्मिनोलॉजी, पहले तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बता दूं कि मैनिफेस्टो एक घोषणा पत्र होता है, ये वहां प्रचलित होता है जहां दलगत राजनीति या पार्टी सिस्टम होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ऑलराइट, तो दलगत राजनीति में अब जरा इसके कोर पार्ट पर जाना, ये घोषणा पत्र है कि वो राजनीतिक दल किस विचारधारा का है। लोगों को ये समझने में आसानी होती है कि उसकी अमुक दल की विचारधारा क्या है, उसका विजन क्या है, उसकी कोर वैल्यूज क्या है और उसके गोल क्या है। आप समझ रहे हैं, कोर वैल्यू, गोल और विजन को बताने वाला घोषणा पत्र हुआ करता था। अब जरा ध्यान दीजिए, अब तक तो ये था घोषणा पत्र। अब भैया इसमें होता क्या है सर कि आजकल राजनीतिक दलों ने इसकी प्रवृत्ति चेंज करके किसी ने संकल्प पत्र बता दिया तो किसी ने और कुछ। मैं तो ये कहूंगा कि अब इसको जारी करते वक्त समय का ध्यान नहीं रखा जाता। ध्यान दीजिए, मेरे वर्ड को अंडरलाइन करता हूं मैं, इसमें समय का ध्यान नहीं रखा जाता, इसमें मौकों का ध्यान रखा जाता है।
कारण क्या है? क्योंकि अब इसके माध्यम से ये राजनीतिक दल क्या करते हैं, मुद्दों की समझ नहीं है बट मुद्दों से जोड़ने की कोशिश की जाती है। जनमानस की लॉलीपॉप या फिर मौका परिस्थिति का एक इंस्ट्रूमेंट बनकर रह गया है। नहीं, मुद्दों की समझ से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, मेरी राजनीति के विद्यार्थी जीवन में मैं आपको बताता हूं, जितना भी हम इसको जानते हैं, कोशिश करते हैं समझने की, ये अब जन बहका हुआ रेवड़ी पत्र कह सकते हो, पब्लिक मैनिपुलेशन लेटर से ज्यादा और कुछ नहीं रह गया है। बेसिकली इसका मूल जो टर्मिनोलॉजी है वो थी कि भाई जनता समझे आपको, एक पर्याप्त समय रहते जारी करो, आपकी विचारधारा क्या है। पर आजकल राजनीतिक दलों की तमाम भारतीय राजनीति की विडंबना कह सकते हो या मैं क्या कहूँ, एक नई करवट कह सकते हैं कि इसमें मौका परस्ती की राजनीति बढ़ती जा रही है और दलगत राजनीति में विचारधारा कई बहुत राजनीति की जब आप बात कर रहे हैं और आप ये उसके इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि किस तरह के दल मैनिफेस्टो के साथ ज्यादातर उतरना पसंद करते हैं, प्रदेश में क्या एक भी ऐसा दल नहीं है? आरएलपी, एएपी, एआईएमआईएम किसी ने भी तो घोषणा पत्र नहीं रखा, सब अभी प्रत्याशियों के चयन से ही जूझ रहे हैं। जी सर, ये पहली बात तो ये सवाल आपने गलत व्यक्ति से कर दिया। इसका जवाब हमारे जिम्मेदार जो यहाँ प्रत्याशी जो बैठे हैं, जो उसके स्पॉक्स पर्सन बैठे हैं पार्टियों के, उनको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए होता क्या है। सर मैं बताता हूँ, ये जो मारकाट है, वोटों की जो मारकाट है जिसे सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, असल में मूल मुद्दा है राजनीति का डाइवर्ट होना। राजनीति अब विचारधाराओं से बिल्कुल आगे निकल चुकी है। तो हम पूछेंगे कि सर विचारधारा से दूर हो गई तो मुद्दों पर तो चलती है ना। देखिए सर, ये है कि मुद्दों की ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, मुद्दे बनाए जाते हैं। उनका भी राजनीतिक दलों को मौका ढूंढता है जनता किससे ज्यादा बहकावे में आएगी, तो उसका जैसे ही उसको कोई मौका मिलता है उसी वक्त जारी करेगी। इस पर कोई जो इनडायरेक्ट बेनिफिट भी है, मैं आपको बताता हूं क्या। देखिए, जब तक लिस्ट आएगी, ये तो तय है कि जिस दिन भी लिस्ट लाएंगे 4 से 5 घंटे टीवी चैनल्स पर डिबेट्स होंगी। अगले दिन पेपर जो अखबार का 1 या 2 पन्ना है वो उसके एनालिसिस से भरा हुआ होगा और उस दिन तो आपको सुर्खियां मिल जाएंगी। जब नॉमिनेशंस खत्म हो जाएंगे और कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे 1-2 दिन के बाद अगर हम इसको लाते हैं तो ये शायद दिन भर हेडलाइंस में बनी रहे। मैं आता हूं जितेंद्र जी आपके पास, एक बार फिर मैं सुरेश गर्ग जी आपके पास आ रहा हूं। सुरेश गर्ग जी, मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी कई बार आ गए, ठीक है, आपके तमाम नेता ऐसा तो नहीं है कि जनसभाएं नहीं कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। कम से कम प्रत्याशियों के नॉमिनेशन के बाद एक छोटी मोटी जनसभाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं। वो उसमें क्या बता रहे हैं? वो यही तो बता रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही, पर वो ये तो नहीं बता रहे हैं कि बीजेपी आने पर क्या करने वाली है। ये बताने का तो आप जरूरत महसूस ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? देखिए, बीजेपी अच्छा काम करेगी ये हम गारंटी देते हैं। हम गारंटी देते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। हम गारंटी देते हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करेंगे, वो हम गारंटी देते हैं। हम महिला अत्याचार नहीं होंगे, उसको गारंटी देते हैं कि राजस्थान में महिला अत्याचार जड़ से खत्म करेंगे, वो गारंटी देते हैं। हम झूठ की राजनीति नहीं करते हैं। हम कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि साहब हम 1 करोड़ 4 लाख सिलेंडर मुफ्त में देंगे, प्रति उज्ज्वला योजना के अंदर हम सब्सिडी देंगे। अरे भाई, अभी 76 लाख सब्सिडी के कनेक्शन है उज्ज्वला योजना के अंदर, 18 लाख कोई सब्सिडी क्यों दे रहे? मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं भाई, जब 76 लाख कनेक्शन है तो आप 18 लाख को क्यों दे रहे हो? आप तो 18 का भी हम हमारी गारंटी दे रहे हैं, हम हमारी गारंटी दे रहे हैं कि राजस्थान के भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। एक बात बताइए, हम गारंटी दे रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो अराजकता का माहौल है वो मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये सब आप कैसे करेंगे? ये तो आप घोषणा पत्र में ही बताएंगे ना, वो तो सामने आया ही नहीं। अब तो बाकी आप भाषण देते रहिए। सर, यूपी मॉडल देंगे ना, यूपी के अंदर है। आज बता दीजिए, कोई गुंडा है, मजाल है वहां पे कुछ गुंडागिर्दी कर दे, और गुंडागिर्दी करते तो दूसरे दिन उसके यहाँ बुलडोजर चल के साफ हो जाता है। वो आज वहां के जितने भी बदमाश गुंडे हैं, 2 सेकंड वो खत्म हो चुके हैं वहां के। 2 सेकंड, क्या आप घोषणा पत्र में लिखने वाले हैं कि हम जमकर बुलडोजर चलाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से जो भी है लिखने वाले अजी साहब, हमने जनता से सुझाव मांगे और हमारी आकांक्षा पेटियां जगह जगह रथ गए हुए हैं। वो सुझाव आ रहे हैं, उन सुझाव को बुलडोजर चला दो। लेकिन हाँ, हम ये गारंटी दे रहे हैं कि वास्तव में यहाँ पे जो अत्याचार, महिला अत्याचार को, जो यहाँ पे पेपर लीक की घटना है, जो युवा 70, अरे स्वप्निल जी सुनो तो सही, 70 लाख युवा ठगा महसूस कर रहा है। वो 70 लाख युवा इनको जवाब देगा जब पेपर लीक हो जाता है। बेचारा 18 घंटे पढ़ाई करता है, उसके बाद में उसको पता लगता है कि दूसरे दिन पेपर लीक हो जाता है। 70 लाख युवा इनसे जवाब मांगेगा, जवाब मांगेगा। जो बेरोजगारी भत्ता का कमिटमेंट करते हो, बेरोजगारी भत्ता, सुरेश गर्ग जी, वो किसान जवाब मांगेगा। सुरेश गर्ग जी, 2 मिनट सुनिए ना। 400 किसानों ने जमीन कुर्की हो गई। सुरेश गर्ग जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। देखिए, बड़ा एक महत्वपूर्ण सीन था जो कि एक
बहुत बड़े मंच में, जिससे आपको बहुत उम्मीदें थी, आप लोगों ने सजाया था और उस मंच पर यह सीन सामने आया था। प्रधानमंत्री मोदी सीएम अशोक गहलोत के एक चैलेंज के ठीक अगले दिन ये जनसभा करते हैं। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ये बोलते हैं कि जो भी अच्छी योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी, मैं गारंटी देता हूं, बल्कि उनको हम और बेहतर बनाएंगे। आप एक बात समझ लीजिए, मोदी ही गारंटी है। अगर मोदी ही गारंटी है, बात वहां पर खत्म हो गई, आपने वहां पर फुल स्टॉप लगा दिया। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, किसके द्वारा करवाया जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता है। क्यों? कैसे पता सरकार है? के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा कराया जाएगा, अधिकारियों के द्वारा कराया जाएगा। मुझे ये बताइए कि आज हमने यूपी में सुशासन दिया है, नहीं दिया? आज वहां तो आप डिसाइड है कीजिए ना, तो वही चीज रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। आपके यहाँ पे। आपके हम आपका यूपी का लॉजिक, आपका यूपी का लॉजिक, इन्वेस्टमेंट नहीं आ आपका रहा, यूपी का क्योंकि लॉजिक बिजली की दरें बढ़ी हुई मैंने है, पहली बार आज देखा है। इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी है। मैंने पहली बार देखा है एनसीआरबी के आंकड़ों पर आप कांग्रेस पर निशाना साधते रहे हैं और आगे भी साधते रहेंगे जिस किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार होगी। लेकिन जब वही एनसीआरबी अपनी रिपोर्ट यूपी के सापेक्ष में देती है तो यूपी सरकार उसको तुरंत मना कर देती है कि हम इसे मानते ही नहीं, हमारे आंकड़े तो दूसरी कहानी कह रहे हैं। नहीं, ये तो जनता बता रही है, आपके मीडिया चैनल बता रही है। अरे भाई, आपके यूपी के ऑफिशियल्स सबने प्रेस वार्ता करते हैं सर। बताइए, आप खुद मानोगे या नहीं मानोगे कि यूपी के अंदर सुशासन है या नहीं है? नहीं, मैं कैसे आज वहां पे अरे गुंडे सब बंद हो गए साहब। आज वहां पे किनको पकड़ रहे हैं? बुलडोजर चलता है, जैसे ही गुंडा कोई बदमाशी किनको करता है पकड़ रहे तो हैं? कोई अत्याचार करता है तो वहां पर तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अच्छा। वो परिवर्तन है। ठीक है। राजस्थान के अंदर कार्रवाई नहीं है। होती है, कार्रवाई होती है तो केवल दिखावे ठीक है। की कार्रवाई होती ठीक है। ये है, हम तुष्टिकरण बंद करेंगे, जो हाँ। तुष्टिकरण की राजनीति तुष्टिकरण तो सर indirectly आपका भी failure है। करेंगे। पीएफआई को तुष्टिकरण तो permission दे रहे हो, indirectly जो आपका भी करोड़ों रुपए failure है। विदेशों से फंडिंग मंगा रहे, उनको परमिशन दे रहे हो यहाँ पे। अगर तुष्टिकरण फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब इंडिया में एक कोने से लेके अगले कोने तक आपको एक इशू लगता है आपके 9 साल में सेंटर में रहने के बाद, तो ये आपका भी तो फेलियर है। नहीं, क्या देखिए, राज्यों का विषय होता है वहां की कानून व्यवस्था बनाने का। ठीक है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे ठीक है। तुष्टिकरण हो रहा है। ठीक है। आज जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे ठीक है। तुष्टिकरण नहीं होता। ठीक है। हम अब प्रदीप चतुर्वेदी जी को भी लाते हैं डिबेट में। प्रतिबंध नहीं ठीक है, लगाते। प्रदीप हम चतुर्वेदी जी। महावीर जयंती ठीक के है, जुलूस सुरेश पे गर्ग धारा जी, 144 नहीं लगाते। सुरेश गर्ग जी 2 मिनट। प्रदीप चतुर्वेदी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप चतुर्वेदी जी, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपके पास क्लियर विजन है तो उसका डॉक्यूमेंट कहां है? अगर आपके पास वादों की एक कट टू कट लिस्ट है तो वो कैसे पता चलेगी? मेरा ये कहना है कि 5 साल तो हमने आपका शासन देख लिया, अब हम दोबारा आपको चुने, उसके लिए हमारे पास भी तो एक ठोस आधार होना चाहिए ना। आपने तो बहुत कुछ दे दिया, आप तो कहते हैं हमने इतना कुछ दे दिया है, अब इतने कुछ के बाद हमें क्या मिल सकता है? वो बताने में कोई देरी हो रही है, मतलब समझने में देरी हो रही है क्या आपके? सवाल स्वप्न जी व्यवस्था का है। अभी मेरे साथी भाजपा प्रवक्ता जो कह रहे हैं यूपी की बात करते हैं, यूपी में आप सीधा सीधा एनकाउंटर कर रहे हैं, आप न्यायिक तंत्र को नकार रहे हैं, आप ये चिंता ही नहीं कर रहे, आप पुलिस के माध्यम से उनको अरेस्ट कर रहे हैं और रास्ते में लेके उनका एनकाउंटर कर देते हैं। तो आप न्यायिक तंत्र को अगर दूर कर रहे हैं तो ये कौन सी व्यवस्था है देश की? संविधान में ये व्यवस्था तो नहीं है। ये न्याय तंत्र व्यवस्था है जो वहां पर न्याय करने की व्यवस्था है। हाँ। राजस्थान में इस तरह का कोई काम अशोक गहलोत जी न तो उसको चाहते हैं, न वो देखना चाहते हैं, वो संविधान काम करना चाहते हैं। पर बुलडोजर तो चला है राजस्थान में। मुख्यमंत्री जी ने, अगर सुनिए, नकल की बात उन्होंने की, नकल पर बात की नहीं, पर बुलडोजर तो चला है राजस्थान में। सुनिए वसुंधरा जी के टेन्योर में हाँ। 3 बार ये नकल का प्रकरण आया था। ठीक है। उन्होंने एसओजी जांच नहीं कराई, सर, उन्होंने 3 कोई और काम 19 नहीं में किया अंतर होता है, उसमें। सर। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसमें कानून बना दिया है। उन्होंने कानून बनाया, अपराधियों के लिए सजाए मौत की बात की है, हाँ। उन्होंने ताउम्र की बात की है, हाँ। उन्होंने विधानसभा में विधेयक लाकर उसकी सजा का प्रावधान कर दिया है। अच्छा, हाँ। 200 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। सवाल ये है, ये जो कमी है वो है, लेकिन उसको जो तत्कालीन सरकार है वो अपने कानून के दायरे में रहकर उसका निदान कर रही है। बात ये नहीं है प्रदीप जी, आप सिर्फ गोली मार दें किसी को, ये किस तरह तंत्र है? प्रदीप जी, मुझे एक बात बताइए जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद हर जगह घूमते थे, ये आप ही ने कहा। जी। हर जगह उन्हें ज्ञापनों का पुलिंदा थमाया जाता था, इसका मतलब समस्याएं तो बहुत सारी हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं, जब आप ही के विधायक उठ के बोलते हैं या आप ही के कार्यकर्ता बार बार जयपुर पहुंचकर ये बोलते हैं कि हमारे इलाके में काम नहीं हो रहा है, अधिकारी हमारे नहीं सुन रहे हैं और इसमें 3.5-4 साल निकल जाते हैं, तो आपको कैसे ये भरोसा आ सकता है कि जमीन पर कुछ काम हो रहा है? सुनिए स्वप्न जी, अगर मुख्यमंत्री जी ये बातें आई हैं तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जाकर अधिकारियों से दौरे करके बात पुख्ता की है। उन्होंने सुनिए, उन्होंने खेलों के बारे में, उन्होंने महिला काम कहां से होगा? साहब मैं बीच में बोलना चाहता हूँ, अपनी बात हुई कि अपन बीच में नहीं बोले। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसंपर्क,
व्यक्तिगत लेवल पर, जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल जाके लोगों से बातचीत की है। हाँ। और मुख्यमंत्री और अकेले सबने उनको बताया है जो कि हर अधिकारी समय हमारी उपलब्ध नहीं सुन रहते रहे। सबने उनको बताया कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे। तो ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी योजनाएं डिलीवर हुई? आपने मोबाइल बांटा, कितने लोग बच मैं गए? मानता हूं, उसमें से मोबाइल स्वप्निल कुछ के जी, हाथ में मैं फट मानता गया। हूं, हाँ। आपकी बात को मैं मानता हूं, हाँ। लेकिन उसी तरह से उन्होंने संगठन को सेक्रेट किया। गोविंद सिंह डोटासरा साहब हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके साथ उन्होंने संगठन को सक्रिय किया कि अगर कोई अधिकारी समय पे ऑफिस नहीं आए, समय पे कार्य नहीं करे, लोग न सुने, तो उन्होंने संगठन के माध्यम से उन पर चेक रखा। आप राजनीति आज से नहीं देख रहे हैं प्रदीप जी, आप राजनीति आज से नहीं देख रहे हैं, आप बहुत पहले से राजनीति से जुड़े हुए हैं। मैं भी आपको जानता हूं, आप बहुत पुराने समय से राजनीति देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अशोक गहलोत 70-80 के दशक की राजनीति देख चुके हैं। वो दशक था। इंदिरा गांधी की बात कर लेते हैं, आपकी तो फेवरेट नाम है इंदिरा गांधी। एक चुनाव खत्म होने के 1.5 साल बाद ये बताने लगती थी कि अगर अगला टर्म मिलेगा तो हम क्या करेंगे। करेक्ट है ना? मैं आपसे ये कह रहा हूं, वो कांग्रेस आज नहीं है। कांग्रेस अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है। चुनाव मतदान के कितने दिन बचे हैं सर? 20 दिन बचे हैं मतदान में, और लोगों को ये नहीं पता कि कांग्रेस क्या क्या करने वाली है, सिवाय 7 गारंटियों के, जो कि जनता ने शायद मांगे भी नहीं थे। वर्तमान समय में डिजिटल युग है। आज प्राथमिकता दिन पे दिन बदलती हैं, और राजनीतिक दल हैं वो अपनी योजना लंबी नहीं बना सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म की योजनाएं बनती हैं, क्योंकि प्राथमिकता बदलती है, लोगों का रिएक्शन बदलता है। और अब चूंकि चुनाव का माहौल है, अगर अशोक गहलोत बहुत संवेदनशील है, अव्वल तो मुझे ये नहीं लगता कि लोगों ने ये सुझाव दिया होगा कि परिवार की महिला मुखियाओं को आप पैसे दीजिए। लेकिन अगर ये लोगों ने सुझाव दिया तो उसका एक एग्जांपल तो आपके पास मध्य प्रदेश में था ना। आप कभी भी लागू कर सकते थे, कभी भी वहां से ये अच्छा पॉइंट उठा सकते थे। आपने नहीं उठाया। आज आपको क्यों समझ में आया? और अगर समझ में आया तो उसको वादों की लिस्ट में लाकर ऑफिशियल कर दीजिए, क्योंकि आप तो करते हैं ना विधानसभा में लाकर उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाना। जी, हमने किया है। और आगे भी मुख्यमंत्री जी ने, मैं बता रहा हूं आपको, जो विजन डॉक्यूमेंट बनाया है 2023 के चुनाव का, मैं आपसे कहना चाहता हूं उसमें सारे सुझाव शामिल हैं, और हमारी कांग्रेस पार्टी के सामूहिक नेतृत्व में होकर के उसमें आप समीक्षा की गई है, और आने वाले समय में घोषणा पत्र बनाएंगे, वो उसी का आधार। अब मैं बहुत क्लोजिंग मोमेंट पे आ रहा हूं। जितेंद्र यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र यादव जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। अगर मैनिफेस्टो इतना किसी भी राजनीतिक दल के लिए गीता है, कुरान है, बाइबल है, तो दे दीजिए। एक कानून बनाइए कि जो भी घोषणा पत्र होगा सरकार में आने पर उसे कानूनी दर्जा मिल जाएगा, वो एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा ऑफिशियल, और संविधान इसमें आड़े भी नहीं आएगा। और फिर आप उसको दीजिए और उसकी डिलीवरी रिपोर्ट ला दीजिए लोगों के बीच में। कहां बुराई है इस थॉट में? देखिए सर, आपकी बात को मैं पूरा करूंगा, इसी बात पर आ रहा हूं, लेकिन इसको 2 खंड में 2 टुकड़ों में बांटता हूं। पहले तो मैं यहाँ हमारे स्पोक्स पर्सन ने कुछ बात की, उस पर आपका ध्यान लगाऊंगा। ठीक है। एक बात कही दोनों की तरफ से, मैं दोनों के बराबर कह रहा हूँ। बीजेपी ने कहा पेपर लीक की बात कांग्रेस की, तो मैं जनता को ध्यान दिला दूं कि पेपर लीक बीजेपी के संबंधी भी 12 बार 12 टाइम पेपर लीक क्या हुआ, चलिए कोई बात नहीं, वो जनता जवाब मांगेगी, मेरा काम है। दूसरी बात, कांग्रेस का टाइम में 19 बार पेपर लीक हुआ। ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? जाहिर सी बात है सवाल आएगा, क्योंकि मैं युवाओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ राजनीति का, एक राजनीति का छात्र या एक्सपर्ट होने के नाते मेरा फर्ज इस तरफ जाने का। अब देखिए, बात आती है कि जब उधर 12 बार पेपर लीक हुए, उधर आया 19 बार। अब एक गारंटी शब्द बार बार उछल उछल के बीच में आ रहा है। मैं गारंटी को जरा तोड़ लीजिए, मैं आपको एक तराजू देता हूँ। कांग्रेस सरकार है अभी, उन्होंने गारंटी देने की बात की है। सर, अगर गारंटी किसी चीज की देनी है तो मैनिफेस्टो में जो बातें की जाती है, राजस्थान में तो बड़ा आसान है उनको घोषणा करने की, क्योंकि यहाँ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 चलता है। क्यों ना उसमें सारी की सारी सर्विस जो ये घोषणाएं हैं इनको ऐड कर दिया जाए। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब मैं कांग्रेस के इस चाल चलन की बात, बीजेपी का भी सेम है, दोनों के एग्जाम्पल दूंगा। कहते हैं कि हम अकाउंटेबल है, जवाबदेही है, सारी चीजें, लेकिन जो ये पेपर लीक का भूत अब युवा बहुत इससे जवाब देने के लिए तैयार है, इलेक्शन में बड़ा मुद्दा है सर ये। तो इस पे कार्रवाई जरूर की गई, मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को, लेकिन कार्रवाई कैसी की गई, उसके जो सरगना है वो आज तक दूर है। एक ऐसी बिल्डिंग को तोड़ा गया जिस बिल्डिंग के मालिक का ये दोष था कि उसने अपनी बिल्डिंग को केवल किराए पर उठा रखा था, सिर्फ इसलिए जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। देखो, हमने कार्रवाई कर दी, बुलडोजर चला दिया। भाई साहब, वो कोर्ट में है मामला, कोर्ट से वो बंदा चक्कर लगा रहा है मेरी बिल्डिंग क्यों तोड़ी, मुझे तो जवाब दो। आपको राजनीति में रेवड़ियां बांटनी, जनता को बेवकूफ बनाना था, व्हाटएवर। अब मैं यही बात बीजेपी से पूछता हूँ। बीजेपी देखिए, एक चीज आपका क्लोजिंग कमेंट है, प्लीज शॉर्ट में कंप्लीट कर दें।
यस, चलिए मैं बताता हूँ, आपका मैनिफेस्टो पे आता हूँ। 1989 से पहले का एक दौर था, एक 2014 से बाद का दौर है। हाँ। ये जो दौर है ना सर, इसमें पॉलिटिक्स की प्रवृत्ति चेंज हुई है। अब क्या होता है, जब आप किसी को एब्सोल्यूट बहुमत दे देते हो, बहुत प्रचंड बहुमत, तो वो सारी राजनीति व्यक्ति केंद्रित हो जाती ठीक है। ऐसे में आपकी विचारधारा, आपका विजन, आपकी वैल्यू सब पीछे छूट जाती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ राजनीति के चाल में ये केवल जनता को लुभाने की रेवड़ी पत्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए सवाल यही है, मैनिफेस्टो आपके बीच में कब आता है और क्या इतना समय वो दे पाता है कि आप उस पर विचार कर अपना निर्णय लें, ये आपको खुद तय करना है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।